था। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं। और जो इंडिया वाले हैं ये खुद ही गर्दार हैं। ठीक है, समझ नहीं आ रही कि आखिर इंडिया हालात बेहतर नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान के साथ, या फिर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो हालात नहीं बेहतर करने जा रहे। अल कुरान में कहीं पर पढ़ा होगा वक्फ बोर्ड? नहीं, मुझे तो ख्याल है कि मैं समझना चाहूंगी कि आखिर इतना क्या हंगामा है और क्यों ये बिल आया है। मुझे ऐसा लगा था कि वक्फ पर आपके बारे में बात करने से मुझे बहुत सारी आयतों का भी पता चलेगा कि हमने प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा जगह किसी डिपार्टमेंट या किसी बोर्ड के पास मौजूद है, किसी महकमे के पास मौजूद है, तो वो वक्फ बोर्ड है। मतलब ये देखिए, मुसलमान बलात्कार करेगा तो मैं बोलूँ, हाँ, मुसलमान बम में बारूद मारेगा तो मैं बोलूँ, करेगा तो आप बोलेंगी ना, आप ऐसा तो किसी भी कम्युनिटी से करेगा। अब हमारे पश्चिम बंगाल में एक इंटर्नी डॉक्टर का रेप हुआ है जिसमें हिंदू भी शामिल है, और मैं तुमको 1931 में ब्रिटिश के हाथों फॉर्म किया हुआ। हमारे देश में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए ब्रिटिश का और जिन्ना का शरिया लॉ, वक्फ बोर्ड, ऐसी बहुत सारी चीजों को आज तक लेकर चल रहे हैं क्योंकि इससे उनका फायदा बहुत हो रहा है। तो ब्रिटिश ने 1931 में वक्फ बोर्ड को फॉर्म किया था, एस्टैब्लिश किया था, और 1954 में नेहरू जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड को एक कमिटी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, लेकिन इरादा बहुत अच्छा था, सोशल अवेयरनेस और सोशल वेलफेयर करने का इरादा था, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा के ऊपर काम हो, उनके फलाह और बहबूद के ऊपर काम हो, उनकी तरक्की के लिए काम हो, उनको और बेहतर बनाने के लिए काम हो, मुसलमानों को ग्रूम करने के लिए काम हो, बहुत सारी स्कूलें खुल जाए, बहुत सारे मदरसे खुल जाए, बहुत सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह खुल जाए। इसके लिए वक्फ बोर्ड को बहुत सारे प्रावधान और बहुत खुली छूट दी गई। हालांकि 1947 में जब देश का बंटवारा भी हुआ और देश आजाद भी हुआ, तो भारत से जाने वाले जो पाकिस्तान को उन्होंने चूज किया और वो चले गए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दिया, क्योंकि नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बना दिया था, तो इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति अपनी वक्फ बोर्ड को दी ताकि भारत में रहने वाले मुसलमानों को किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन पाकिस्तान के एरिया में जो हिंदू रहते थे और उन्होंने जब भारत को चूज किया, तो उन हिंदुओं की संपत्ति को पाकिस्तान के सरकार ने कब्जा कर लिया और वहां के हिंदुओं के मदद के लिए उस संपत्तियों को बिल्कुल भी नहीं रखा, और ऐसी कोई बोर्ड नहीं बनाई जो उनको बनाकर देनी चाहिए थी। नौजुबिल्ला मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमारे अल कुरान में वक्फ बोर्ड को लेकर के कोई आयत या कोई तबसरा है ही नहीं, और एज वेल एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत है उसमें भी वक्फ बोर्ड बोल करके कुछ है ही नहीं, हमारे भारत के संविधान में भी। इवन वक्फ बोर्ड ने जो अपनी बुक बना करके रखी है 1995 से, ये हमारे किसी भी लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी नहीं जाता है। अब ये वक्फ बोर्ड अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों के साथ क्या बातें कर रहा है। हिंदुस्तान, ये सारे लोग मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जायदादें हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर टर्की है, जो बहुत पीछे है हिंदुस्तान के मुकाबले। जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उसके लिहाज से नंबर 1 सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। तो फिर 1500 साल पुरानी मंदिर को ये बाबर का बनाया हुआ या अपने अब्बू जान का बनाया हुआ बोल करके वक्फ की प्रॉपर्टी में कैसे ले लेते हैं, जबकि इस्लाम ही है 1450 साल पुराना। तिरुचिल्लापल्ली में एक 1500 साल की पुरानी मंदिर है जिस पर वक्फ बोर्ड ने धावा बोल दिया और कहा कि ये हमारे मुसलमानों की जगह है। वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। हम सबको पता है कि लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी जी और ब्रिटिश के साथ कंबाइंडली बैठ करके वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, जो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। और वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे इस पूरे देश में 3rd नंबर पे अपनी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बन बैठा।
ठीक है। अब ओनर तो बना है, लेकिन साथ साथ 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी उठा रहा है। कभी इंडिया टसल क्रिएट कर रहा है, कभी पाकिस्तान टसल क्रिएट कर रहा है। अभी रिसेंटली भी बात करेंगे एलओसी के ऊपर, तो काफी ज्यादा झड़पें दिखाई दे रही है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि अमन कब होगा, कब अमन का पैगाम दिखेगा और कब दोनों ममालिकों के बॉर्डर्स खुलेंगे और कब दोनों एक दूसरे के साथ मिलाप जारी रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी अफसोसनाक खबर है, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। जो आवाम है वो तो चाहती है मोहब्बत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए ना, देखिए जब से वाजपेयी साहब गए ना, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद भी कोई इंडिया के इस तरह का बंदा आया हो कि जो अमन की बात कर रहा हो या फिर चाह रहा हो कि रिलेशन बेहतर हो। पहले वाजपेयी साहब थे, इधर से मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ थे, कोई ना कोई बातचीत चलती थी, कोई भाईचारे का पैगाम आता था। लास्ट 2015 के अंदर आई थिंक नरेंद्र मोदी जब अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में आए थे, तो एक उम्मीद की किरण थी कि हाँ अब हालात बेहतर होंगे। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर इंडिया हालात बेहतर नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान के साथ, या फिर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो हालात नहीं बेहतर करने जा रहे। क्योंकि कुछ सियासी पार्टियों की, कुछ सियासी क़यादत की ये चीज़ होती है इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की भी तरफ से, कि हालात ख़राब रहे, क्योंकि उनकी सियासत चलती इसी नाम के ऊपर है कि इंडिया नहीं ठीक, और वो इंडिया वाले कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं ठीक। तो अफसोसनाक चीज़ें हैं। अगर देखिए कनाडा के अंदर देखिए जस्ट एक लाइन लगी हुई है, क्रॉस करें अमेरिका, इधर आए कनाडा। हम भी तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही हो कि बस ठीक है भैया, आप उधर जा रहे हो, हम इधर आ रहे हैं। तो यही बात है, आखिर कब तक हम लाशें उठाएंगे, कब तक हम देखें। जाहिर बात है उधर से भी कोई अगर उनका इंडियन फौजी भी कोई अगर शहीद होता है, अगर पाकिस्तानी भी कोई शहीद होता है, तो देखें वहाँ पर भी वो किसी का बेटा है, यहाँ पर भी किसी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया के साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया के वक्फ बोर्ड बिल की चर्चा होती है, लेकिन पाकिस्तान में आपने कुछ गौर किया कि पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड तो है ही नहीं। यहाँ जो ज़मीनें हैं जिनको दान दे दिया गया था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करवा के कुछ लोगों का कहना है कि सरकार की मिली भगत के अनुसार ही वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे एक्ट लाए गए थे, जिसकी वजह से अगर किसी ने आकर बोल दिया कि यह ज़मीन वक्फ की है, तो आप कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते केस करने के लिए कोर्ट में, और ना आप केस करवा सकते हैं पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवा सकते हैं। आपको जो ज़मीन वो जो वक्फ की ज़मीन है वो आपको छोड़ के जानी ही पड़ेगी। 1500 साल पुरानी ज़मीन को, मंदिर की ज़मीन को जो है वो वक्फ बोर्ड का करार दे दिया गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ईडन गार्डन कोलकाता का स्टेडियम है। कई लोगों का कहना है कि ये वक्फ की ज़मीन है, और ये जो बिल आया है ना, ये पूरे तरीके से पास नहीं हुआ है। इसके सिर्फ कोई एक अमेंडमेंट पास हुआ है, जिसके अंदर वक्फ बोर्ड को अब कोई भी ज़मीन क्लेम नहीं कर सकती है उसके लिए पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए कि हाँ ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वक्फ बिल बोर्ड का हटाना सही है या गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद दोस्तों।